हॅलो एव्हरीवन. आज पुन्हा एकदा बीएलच्या लेक्चर मध्ये आपलं सर्वांचं स्वागत. आपण जो सेकंड चॅप्टर स्टार्ट केलेला आहे त्यामध्ये आपण जे काही निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट्स आहेत, रिटर्न डॉक्युमेंट्स आहेत, ते कशा पद्धतीने राईट केले पाहिजे किंवा त्यामध्ये प्रॉमिसरी नोट आहे तर ती कशी बनवली जाईल, त्यासाठी इसेन्शियल्स कुठले आहेत, या सगळ्या गोष्टी आपण मागच्या लेक्चर मध्ये स्टडी केल्या. आता आपण जे बिल ऑफ एक्सचेंज, टुडे वी हॅव टू सी द बिल ऑफ एक्सचेंज. सो व्हॉट इज मीन बाय बिल ऑफ एक्सचेंज? We have to make most of the times bill. You know that bill, that means जसं की आपण काही मटेरियल आहे त्याचं बिल तयार करतो. सपोज तुम्ही मार्केटमध्ये गेलात, मार्केटमध्ये तुम्हाला एक पावती दिली जाते, दॅट इज कॉल्ड इनव्हॉइस. बिल तयार केलं जातं, बरोबर ना? तुम्ही काय काय घेतलं, कुठले गुड्स घेतलेत, आपणा बाजारमध्ये गेलात तिथे काय काय घेतलं त्याचं एक बिल तयार केलं जातं, बरोबर. पण हा जो बिलचा प्रकार आहे यामध्ये जनरली काय केलेलं आहे की बिझनेस रिलेटेड ज्या काही गोष्टी आहेत त्या आपण कशा पद्धतीने बिझनेस मध्ये जर एखादं रिटर्न डॉक्युमेंट बनवायचं असेल, जनरल पब्लिक साठी तयार केले जाणारे जे बिल्स आहेत ते जरा वेगळ्या पद्धतीचे असतील. आणि इथे जे काही तुम्हाला बिल तयार करायचं आहे, बिल ऑफ एक्सचेंज, तर त्यामध्ये काय प्रोव्हिजन असेल, तर त्यामध्ये त्यांनी असं मेन्शन केलंय की आपण सुरुवातीला डेफिनेशन बघूया की बिल ऑफ एक्सचेंज मध्ये अंडर सेक्शन 5 रीड्स ॲज अन इन्स्ट्रुमेंट इन रायटिंग कंटेनिंग अन अनकंडिशनल ऑर्डर साइन बाय द मेकर. ये भी जो डॉक्यूमेंट है ये भी अनकंडीशनल ऑर्डर है, जो भी राइट किया जाएगा तो बिना शर्त किया जाएगा, एंड डायरेक्टिंग अ सर्टन पर्सन टू पे सर्टन सम ऑफ मनी ओनली टू और टू द ऑर्डर ऑफ अ सर्टन पर्सन. सर्टन पर्सन जो है उसकी कितनी ऑर्डर है, उस टाइप में आप क्या करोगे की सर्टन टाइप ऑफ मनी, सर्टन सम ऑफ मनी तुम्ही काय करणार आहात, त्या पद्धतीची ऑर्डर किंवा त्या पद्धतीचं रायटिंग तुमच्या डॉक्यूमेंट मध्ये करणार आहात, और टू द बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट. यानी कि यहाँ पे बियरर भी हो सकता है. तो बियरर कौन है ये आगे जाके मैं आपको डीपली बताने ही वाली हूँ. बियरर जो रहता है, बियरर यानी ज्याला आपण वाहक म्हणतो, ज्याच्या थ्रू तुम्ही काय करू शकता. त्यासाठी मी तुम्हाला एक एक्झाम्पल देणार आहे. एक्झॅक्टली आपण बियरर कोणाला म्हणू शकतो त्यासाठी आपण पुढे बघणार आहोत. जेव्हा डायग्राम दाखवेल तेव्हा मी ती कन्सेप्ट तुम्हाला क्लिअर करेल. सो फर्स्ट वी हॅव टू सी द इसेन्शियल कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज. बिल ऑफ एक्सचेंज म्हणजे नक्की काय असतं, जसं आपण निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंटचे कॅरेक्टरिस्टिक स्टडी केले की ते इन्स्ट्रुमेंट एक्झॅक्टली काय असलं पाहिजे. जिथे रिटर्न डॉक्युमेंट असलं पाहिजे किंवा ते फ्रीली ट्रान्सफरेबल असलं पाहिजे. जसे कॅरेक्टरिस्टिक आपण स्टडी केले तसंच बिल ऑफ एक्सचेंज मध्ये काय नेसेसरी आहे. सो फर्स्ट सी द डायग्राम. पार्टीज इन रायटिंग, express order to pay, definite and unconditional order, order to pay money only, order to pay certain sum, signed by the drawer, stamp, formalities, intention and delivery, requisites of a contract. आता इथे तुम्हाला हे जे 11 पॉइंट्स दिलेत, मिनिमम 7 पॉइंट्स तर तुम्हाला नेसेसरी आहेत, तरी सुद्धा आपण बघणार आहोत ओव्हरऑल की बिल ऑफ एक्सचेंज मध्ये हे जे रिटर्न डॉक्युमेंट आहे त्यामध्ये नंबर ऑफ पार्टीज, जसं आपण याच्यामध्ये प्रॉमिसरी नोट मध्ये पाहिलं की देर आर मिनिमम 2 पार्टीज आर नेसेसरी. ओके ना? सो नंबर ऑफ पार्टीज मध्ये दिलाय की द ड्रॉवर हु ड्रॉज द बिल ऑफ एक्सचेंज. ड्रॉवर कोण आहे की जो हु ड्रॉज द बिल ऑफ एक्सचेंज. ड्रॉवी हु हॅज टू मेक द पेमेंट. पेमेंट काय केलं जातं, पेएबल जो आहे, बिल पे करणारा, बिल पेएबल तो जो आहे तो दॅट इज कॉल्ड ड्रॉवी. ओके, अँड द पे हु इज एंटायटल टू द पेमेंट. मग पे कसा असू शकतो, समटाइम्स द ड्रॉवर अँड पे वन कॅन बी वन अँड द सेम पर्सन. आता ही सुद्धा एक तुम्हाला जेव्हा मी स्पेसिमन कॉपी दाखवणार आहे बिल ऑफ एक्सचेंजची तर त्यामध्ये एक्झॅक्टली तुम्हाला सांगेल की ड्रॉवी कोण आहे, पेई कोण आहे. पेई असा पर्सन आहे थर्ड पार्टी की ज्याच्या थ्रू तुम्हाला काय केलं जातं, पेमेंट केलं जातं. सपोज ए पार्टी आहे, जसं मी मागच्या वेळेस सांगितलं, ए आणि बी पार्टी मध्ये हे जे काही बिल ऑफ एक्सचेंज होतोय तर ए पार्टी जी काही पे करणार आहे बी पार्टीला, तर ए पार्टीच्या थ्रू जो कोणी पर्सन थर्ड पार्टी इंटरमिडियरी म्हणून काम करेल दॅट इज कॉल्ड अ पे. मी तुम्हाला डायग्रामच्या वेळेस पुन्हा एकदा एक्सप्लेन करेन. लेट्स सी. सेकंड कॅरेक्टरिस्टिक इज, फर्स्ट कॅरेक्टरिस्टिक्स मध्ये अजून एक गोष्ट मेन्शन केली, द पार्टीज मस्ट बी सर्टन. पार्टीज फिक्स असतील, असं नाही की बिल ऑफ एक्सचेंज दोन पार्टीज मध्ये जेव्हा होईल
तेव्हा आयडेंटिटी त्यांची असणार आहे. दॅट पर्सन विल बी आयडेंटिफाईड. म्हणजे तिथे तुम्हाला आयडेंटिफाय करता येतील ते सर्टन पर्सन्स असतील, म्हणजेच त्यांची आयडेंटिटी असेल. कुठला पर्सन आहे, काय नाव आहे त्याचं, हे सगळं मेन्शन केलेलं असेल किंवा तुम्हाला माहिती असेल. इट मस्ट बी इन रायटिंग, इट इज निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट. हे सुद्धा बिल ऑफ एक्सचेंज कसं असेल, रायटिंग रिटर्न मध्ये असेल. एक्सप्रेस ऑर्डर टू पे. How to express that order? See this. This is the essence of bill of exchange. There must be an order by the drawer to the drawee to pay. The order must be a command and not an excessive request. यहाँ पे जो ऑर्डर दी है वो ऑर्डर किस टाइप की है? इट मस्ट बी अ कमांड, नॉट एन एक्सेसिव रिक्वेस्ट. यहाँ पे रिक्वेस्ट नहीं की जाती. जैसे अगर हमें आगे जाना है कोई बीच में, तो हम बोलते हैं एक्सक्यूज मी प्लीज, तो हमें रास्ता देने के लिए हम एक्सक्यूज मी, यानी यहाँ पे हम रिक्वेस्ट करते हैं. तो उस तरह से ये कमांड है. तो ये जो रिक्वेस्ट नहीं है यहाँ पे, वो कमांड है, यानी कि आपको कमांड दी जाती है. ऑर्डर किस तरह की है? कमांड में, जैसे कि हमें वो करना ही है. सो लेट्स सी वन एग्जांपल. बी पे ₹500 टू सी और ऑर्डर वैलिड बिल ऑफ एक्सचेंज. यहाँ पे बाय ऑर्डर आपको क्या करना है? बी को पे करना है, सी को ₹500. और इनवैलिड में क्या दिया जाएगा? बी आई शैल बी हाईली ऑब्लिक इफ यू मेक इट कन्वीनियंट टू पे ₹500 टू सी. ऑब्लिक है आप, मतलब क्या है कि यहाँ पे रिक्वेस्ट की गई है. रिक्वेस्ट की तरह अगर स्टेटमेंट है, तो ये जो डॉक्यूमेंट है, ये बिल ऑफ एक्सचेंज का डॉक्यूमेंट, रिटर्न डॉक्यूमेंट इनवैलिड बन जाता है. इज दैट क्लियर? नाउ फोर्थ वन इज दैट, फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक, ऑर्डर मस्ट बी अनकंडीशनल. यहाँ पे भी जो ऑर्डर है वो अनकंडीशनल है. दैट मीन्स द ऑर्डर टू पे मस्ट बी अनकंडीशनल. इन अदर वर्ड्स, द हैपनिंग ऑफ द कंडीशन मस्ट बी सर्टन. यानी कि जो भी अभी जो सिचुएशन है वो सर्टन होनी चाहिए. आप किस तरह की कमांड दे रहे हैं, सिचुएशन क्या है, सिचुएशन के ऊपर, कंडीशन के ऊपर ही आप क्या बनाओगे? बिल ऑफ एक्सचेंज बनाओगे. तो यहाँ पे वो चीज, कंडीशन जो है वो सर्टन होना जरूरी है. स्टेबल अगर नहीं है कोई कंडीशन, तो यहाँ पे हम ऑर्डर नहीं दे सकते. आप लोग प्रेयर के लिए खड़े हो तो ऑब्वियसली मैं आपको ऑर्डर दूंगी. या जैसे कि पीटी टीचर है, पीटी टीचर क्या करते हैं, बच्चों को अगर ग्राउंड पे ले गए, तो कंडीशन क्या है कि पीटी का आपका लेक्चर है, तो ऑब्वियसली आपको वहां पे क्या करना है? ऑर्डर्स कौन से देने हैं कि पीटी करने के लिए आपको रेडी करना है. वैसे उस तरह की कमांड आपको देनी पड़ेंगी. लेफ्ट राइट वगैरह जो आप सुनते हो ना, हाथ ऊपर करो, हाथ नीचे करो, इस तरह के कमांड दिए जाते हैं. वो क्यों दिए जाते हैं? क्योंकि यहाँ पे जो कंडीशन है वो सर्टन है. इंग्लिश के टीचर आते हैं और आपको कमांड देते हैं पीटी करने की, तो आप करेंगे? नहीं करेंगे ना. कंडीशन वो नहीं है. सो द वर्ड्स आर, इन अदर वर्ड्स, द हैपनिंग ऑफ द कंडीशन मस्ट बी सर्टन. यहाँ पे अनकंडीशनल भी है ऑर्डर, तो भी यहाँ पे कंडीशन सर्टन है. इज दैट क्लियर ना? ऑर्डर टू पे मनी ओनली. यहाँ पे जिस तरह से प्रॉमिसरी नोट के अंदर आपने क्या किया कि ओनली मनी ट्रांसफर किया. As like that, the instrument bill of exchange, it must be for money only. जैसे यहाँ पे भी बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर ओनली मनी ही रहेगा. द सम पेबल मस्ट बी सर्टन. जैसे हमने प्रॉमिसरी नोट में जितने पॉइंट स्टडी किए सिमिलर है. सो यहाँ पे उन्होंने एक्सप्लेनेशन नहीं दिया. जब आप नोट्स निकालेंगे तब आपको एज लाइक प्रॉमिसरी नोट ये पॉइंट सेम टू सेम इसका एक्सप्लेनेशन लिखना है. द सम पेबल मस्ट बी सर्टन, यानी कि जो भी आप अमाउंट उसमें लिखने वाले रिटर्न में जो भी डॉक्यूमेंट बनाया जाएगा उसके अंदर वो अमाउंट सर्टन यानी कि स्पेसिफिक रहेगी. इंस्ट्रूमेंट मस्ट बी साइन. इंस्ट्रूमेंट मस्ट बियर द स्टैम्प. यहाँ पे साइन और स्टैम्प होना भी जरूरी है. अदर फॉर्मेलिटीज में जैसे मैंने कंसिडरेशन, फ्री कंसेंट, ये सब चीजें आपको बताई थी, वो भी यहाँ पे जरूरी है. इंटेंशन एंड डिलीवरी मस्ट बी सेटिस्फाइड. रिक्विसाइट्स में भी आपको जो अदर थिंग्स आते वो भी नेसेसरी है. तो सेम है इसका एक्सप्लेनेशन, यानी कि ये कैरेक्टरिस्टिक सेम है एज लाइक अ प्रॉमिसरी नोट. ओके ना? सो ये आपको ऐसे लिखने हैं. अभी बिल ऑफ एक्सचेंज में एग्जैक्टली उन्होंने एक स्पेसिफिक कॉपी दी है कि बिल किस तरह से लिखा जाता है. ये जो रिटर्न डॉक्यूमेंट है,
यहाँ पे दिया है मुंबई March 1, 2016, 6 months आफ्टर डेट पे, आफ्टर 6 मंथ्स का ये बिल बनाया है, ये फ्यूचर डेट के लिए दिया जाता है। सो ए और ऑर्डर द सम ऑफ ₹10,000 ओनली फॉर वैल्यू रिसीव 2। अभी ये अमाउंट जो है वो रिसीव करने वाला कौन है, यहाँ पे बिल रिसीव करने वाला मिस्टर एक्स। ओके, मिस्टर एक्स कौन है फिर, दैट इज कॉल्ड ड्रॉवर। और ये जो बिल पे करने वाला है ए पार्टी, दैट इज कॉल्ड ड्रॉवी। हु इज ड्रॉवी नाउ, ए, मिस्टर एक्स ड्रॉवर। और अगर ए पार्टी जो पे करने वाली है, इसने अगर किसी थर्ड पार्टी के थ्रू ये अगर बिल जा रहा है एक्स के पास, सो दैट थर्ड पार्टी विल कॉल पेई। Now clear? Okay, who is Drawi? Drawi is A. Drawer is X. And payee means in between that two parties, third party will be involved, that is called payee. Okay, is that clear? Now let's see kinds of bill of exchange. Kinds of bills of exchange में उन्होंने कितने पॉइंट्स दे देखो, देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जस्ट लाइक बिल ऑफ एक्सचेंज पेबल ऑन डिमांड, बिल ऑफ एक्सचेंज पेबल आफ्टर डेट, inland bill of exchange, foreign bill of exchange, accommodation bill of exchange, bills in sets, and drawing in case of need. So let's see one by one. बिल ऑफ एक्सचेंज पेबल ऑन डिमांड। बिल ऑफ एक्सचेंज बिल कब बनाया जाता है, ये ऑन डिमांड बनाया जाता है। बिल पेबल ऑन डिमांड एट साइट और ऑन प्रेजेंटमेंट इज नोन एज बिल ऑफ एक्सचेंज पेबल ऑन डिमांड। यानी कि प्रेजेंटमेंट क्या है, आप जिस तरह से बिजनेस कर रहे हो, जिस तरह से कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है, अभी अगर आप कोई भी चीज सेल कर रहे हो, मतलब कि एक ऑर्गेनाइजेशन है दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को अगर कोई चीज क्या करती है, ट्रांसफर करती है या सेल किया जाता है, मतलब जैसे रॉ मटेरियल है, तो कितना रॉ मटेरियल कितनी क्वांटिटी में किस टाइप का, तो उसका एक बिल बनाया जाता है और ये ऑन डिमांड रहता है। ओके, सो बिल ऑफ एक्सचेंज पेबल आफ्टर डेट। अभी जो बिल बनाया है उसके हिसाब से आपको रिटर्न्स तो देने, तो रिटर्न्स कब देना है, ये आपको क्या किया जाता है, आफ्टर डेट के लिए बनाया जाता है, आज के आज कैश पेमेंट नहीं करना है। सो बिल ऑफ एक्सचेंज पेबल ऑन स्पेसिफाइड डेट इन फ्यूचर, फ्यूचर डेट के लिए बनाया जाता है। It is known as bill of exchange payable after date. Okay, so inland bill of exchange, it is used for inland trade. Inland bill of exchange is one where the drawer and drawee are in India. Inland का मतलब क्या है कि ये हमारे मार्केट में, डोमेस्टिक मार्केट में ही जो ट्रेड होता है, यानी कि यहाँ पे डोमेस्टिक मार्केट में जो बिजनेस किया जाता है, जो भी ट्रेड रहता है, that means here drawee and drawer are in India. Okay, where the second position दिया है inland bill of exchange में, where the drawer and payee are in India. ड्रॉवर कौन था, अभी हमने जो डायग्राम देखी उसमें ड्रॉवर आपका था मिस्टर एक्स। ओके, सो ड्रॉवर एंड पेई आर इन वन समटाइम्स सेम, दैट मींस हियर नो थर्ड पार्टी विल बी अवेलेबल। सो हियर ड्रॉवर एंड पेई आर इन इंडिया, मतलब आपका ड्रॉवर इंडिया से बिलोंग्स करता है, बाहर की कंट्रीज का कोई आपका ड्रॉवर या ड्रॉवी नहीं है, सो दैट इज कॉल्ड इनलैंड बिल ऑफ एक्सचेंज। इस तरह का एक बिल बनता है। तो यहाँ पे हम काइंड्स ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज देख रहे हैं कि बिल ऑफ एक्सचेंज जो है इट इज पेएबल ऑन डिमांड, इट इज पेएबल आफ्टर डेट, थर्ड थिंग इज इनलैंड बिल ऑफ एक्सचेंज। तो इसमें दो पॉसिबिलिटीज है, ड्रॉवर एंड ड्रॉवी आर इन इंडिया और ड्रॉवर एंड पेई आर इन इंडिया। ओके, नाउ फोर्थ वन इज दैट फॉरेन बिल ऑफ एक्सचेंज। अभी ये जो एक्सचेंज है ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो बिजनेस है, तो हम फॉरेन मार्केट में भी हमारे प्रोडक्ट सेल करते हैं, वहां से भी हम इंपोर्टिंग या एक्सपोर्टिंग वहां पे कर लेते। तो इस हालत में जो बिल बनाया जाता है, तो उसके अंदर प्रोविजन क्या है, वेयर द ड्रॉवर इज इन इंडिया एंड द ड्रॉवी इज इन इंडिया, दोनों पार्टीज इंडिया से बिलोंग्स करते हैं, व्हाइल द पेइंग मे और मे नॉट बी इन इंडिया। यहाँ पे जो थर्ड पार्टी इन्वॉल्व रहती है कि जो ए पार्टी अगर पे कर रही है बी पार्टी को, तो ए पार्टी ने पे का यूज किया, पे के थ्रू अगर आपको ये सेंड किया जा रहा है बिल,
तो यहाँ पे क्या हुआ कि एक पार्टी बिलोंग करती है बाहर की कंट्री से, वो बिलोंग नहीं करते इंडिया से, मतलब दो पार्टी जो है वो तो इंडिया से है, एक पार्टी बाहर की है, दैट इज यहाँ पे फॉरेन बिल ऑफ एक्सचेंज इस हालत में, इस कंडीशन में बनता है। द सेकेंड थिंग इज दैट द ड्रॉवर इज इन इंडिया व्हाइल बोथ द ड्रॉवी एंड पेई आर आउटसाइड इन इंडिया। यहाँ पे वन पार्टी ही एक फक्त काय आहे की इंडिया मधली आहे आणि दोन पार्टी ज्या आहेत त्या फॉरेन मधल्या आहेत। मग त्यांच्यामध्ये जे काही बिल ऑफ एक्सचेंज केलं जाईल त्यामध्ये काय असेल, फॉरेन बिल ऑफ एक्सचेंज। उसमें फिर फॉरेन मतलब कि जो रूल्स है, जैसे कि वहां पे डॉलर से यहाँ पे रुपीज में कन्वर्ट करते वक्त जिस तरह से प्रोविजन रहती है एज पर लॉ, जो एक्ट बनाए गए हैं उस तरह से ये बिल ऑफ एक्सचेंज बनेगा। इज दैट क्लियर ना? अभी अकोमोडेशन बिल ऑफ एक्सचेंज किस तरह का है, यहाँ पे उन्होंने बताया हियर द बिल इज ड्रॉन एक्सेप्टेड और एंडोर्स्ड विदाउट कंसिडरेशन, इट इज ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड टू हेल्प सम अदर पर्सन टू प्रोवाइड हिम विद फंड्स, सच बिल इज नॉट सपोर्टेड बाय ट्रेड ट्रांजैक्शन। यहाँ पे ट्रेड ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है, किसी चीज का ट्रांजैक्शन नहीं होता है, ओनली अकोमोडेशन दिया जाता है बिल ऑफ एक्सचेंज के लिए। तो अकोमोडेशन में हम किस तरह से हेल्प कर सकते हैं थर्ड पार्टी की, किस तरह से कंसीडर किया जाता है। तो लेट्स सी वन एग्जांपल, सपोज ए नीड्स रुपीज 50,000, ए को कितने पैसों की जरूरत है, मनी कितना चाहिए, 50,000 रुपीज चाहिए। ही अप्रोचेस हिज फ्रेंड बी फॉर द सेम, इस वजह से उसने किसको कांटेक्ट किया, उसका जो फ्रेंड है बी पार्टी है। बी डज नॉट हैव द मनी बट सजेस्ट, हियर मोस्ट इंपॉर्टेंट, बी के पास तो उतने पैसे है नहीं जो कि ए को वो हेल्प कर सके, तो उसने अकोमोडेशन किस तरह से दिया, उसने सजेस्ट किया ए ड्रॉ अ बिल ऑन हिम पेएबल टू सेल्फ ए एंड बी एक्सेप्ट्स, इफ ए's credit is good he will get it discounted with his banker। सजेस्ट क्या किया कि ए ने एक बिल तैयार करना है पेएबल टू सेल एंड बी एक्सेप्ट्स, बी ने वो एक्सेप्ट किया। इफ ए's क्रेडिट इज गुड, अगर ए का क्रेडिट अच्छा है बैंक में तो बैंक क्या करेगी, बैंकर क्या करेगा, उसे डिस्काउंट दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक्चुअल ट्रेड ट्रांजैक्शन हो रहा है नहीं हो रहा है, यहाँ पे ओनली अकोमोडेशन दिया गया है और इसके लिए बी ने हेल्प की। हियर बी इज कॉल्ड द अकोमोडेटिंग पार्टी एंड ए इज कॉल्ड एज अकोमोडेटेड पार्टी। समझ में आया? यहाँ पे कोई भी बिल ऑफ एक्सचेंज के दौरान कोई भी ट्रेड ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है, लेकिन ओनली उन्होंने सजेशन के थ्रू एक अकोमोडेशन का सजेशन दिया है। अकोमोडेशन की वजह से उन दोनों पार्टीज के उन्होंने नेम बताया कि बी इज कॉल्ड द अकोमोडेटिंग पार्टी एंड ए इज कॉल्ड द अकोमोडेटेड पार्टी। ओके, बिल इन सेट्स। अभी यहाँ पे जो काइंड्स ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज हम देख रहे हैं कि सेट्स में किस तरह से बिल्स बनाए जाते हैं या उसका रीजन क्या है। अगर एक बिल बनता है ना दैट इज सफिशिएंट टू ट्रांसफर द मनी, बट यहाँ पे अगर सेट में बिल बनाए जा रहे हैं तो उसका रीजन क्या है, उसके पीछे क्या रीजन हो सकता है। दिस काइंड ऑफ बिल इज ड्रॉन जनरली इन केस ऑफ फॉरेन बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अभी ये सेट जब बनाए जाते हैं तो मोस्ट ऑफ देम कहाँ पे बनाए जाते हैं, फॉरेन बिल ऑफ एक्सचेंज में बनाए जाते हैं। ये फर्स्ट थिंग उन्होंने आपको बताया। आज पार्टीज आर एट फार अवे places, chances of the bill getting lost or there being miscarriage is possibility। यहाँ पे अगर बहुत डिस्टेंस में फॉरेन मार्केट में अगर हम बिल एक्सचेंज कर रहे हैं तो पॉसिबिलिटी क्या बताइए कि लॉन्ग डिस्टेंस होने की वजह से बहुत बार वो मिस हो सकता है, लॉस्ट हो सकता है। तो ऐसे हालात में अगर आपको सेट्स में बिल प्रोवाइड किया जाए, बिल ऑफ एक्सचेंज, तो क्या होता है देखो, सी हेंस द बिल्स आर मेड इन सेट्स एंड सेंट एंड द सेट इज रिप्रेजेंटेड एज वाया 1 2 3 4 5। आपने एक ही बिल सेट में बनाया और उस सेट को 1 2 3 4 एज लाइक नंबर प्रोवाइड किए। इज दैट क्लियर? दिस इज डन टू इंश्योर एटलीस्ट वन मे रीच। यहाँ पे क्या है, कंसिडरेशन क्या है यहाँ पे, अगर एक पार्टी इंडिया में है दूसरी पार्टी फॉरेन में है, ए पार्टी अगर बी पार्टी को सेंड कर रही है बिल, उसमें से एक भी लॉस्ट होता है तो उस सेट में से कोई एक तो उनके पास पहुंच सकता है। इज दैट क्लियर? ऐसा तो नहीं ना कि 10 सेट बना है, 10 का सेट बना है बिल का और एक भी नहीं मिला, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। हम लोग ऑप्शंस रखते हैं ना, जैसे अगर
हमने स्टडी किया एग्जाम के अंदर और कोई याद ही नहीं आ रहा, एक भी आंसर याद नहीं आ रहा, तो सामने वाले को या पीछे वाले को बोल के रखते हैं। अगर कोई दिक्कत है तो थोड़ी हिंट देना भाई, हिंट देने के बाद तो मेरा दिमाग चलता है, तो फिर मैं पेपर लिख सकूंगा। वो ऐसे ही यहाँ पे कंसिडरेशन है कि अगर एक सेट नहीं पहुंच रहा है, लॉस्ट होने की पॉसिबिलिटीज है, तो सेट में बिल बनाने का ये एक रीजन है कि उसमें से एक कॉपी तो पहुंच सकती है। However, it is important that the sets be numbered. Reference to the number of sets in circulation be made, and the drawer will sign all sets, but only one set shall be stamped. And the drawee will also sign only one set if the stamp is affixed on more than one copy, or if the drawee signs more than one set, each set so stamp or sign shall be considered as a separate bill. तो अगर आपको एक ही टाइप का बिल 10 सेट में प्रोवाइड करना है, तो इसमें आपको एक प्रोविजन करनी पड़ेगी। कैसे प्रोविजन करनी पड़ेगी कि आपको साइन तो हर एक इस पे करना है, लेकिन स्टैम्प किसी एक ही इस पे लगाना है। तो आप बोलोगे फिर मैडम क्या फायदा, विदाउट स्टैम्प वाला अगर पहुंच जाएगा तो फिर हम किस तरह से मैनेज करेंगे। लेकिन उन्होंने यहाँ पे एक और भी चीज रिस्क बताई है कि अगर आप ऑल डॉक्यूमेंट्स को साइन और स्टैम्प करके भेज रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये सेपरेट सेपरेट बिल्स है, अलग अलग टाइप के बिल्स है। तो ये इस तरह से कंसिडर किया जाएगा। जो फॉरेन की पार्टी है, इंडिया की पार्टी ने तो ऑल इसमें स्टैम्प भी लगा दिए, साइन भी करवा दिए, तो ये सेपरेट सेपरेट बिल्स हो गए। 10 का सेट यानी कि 10 बिल्स आपको एक्सचेंज करने। लेकिन अगर 10 में से आपने एक ही इसको स्टैम्प किया और बाकी इसको साइन किया, तो इसका मीनिंग है कि एक ही बिल है, लेकिन हमने हमारी सिक्योरिटी के लिए, लॉस ना होने के लिए प्रोविजन की है। इज दैट क्लियर ना? खूप साधं आहे, सिंपल आहे बघा, फार टेन्शन घेऊ नका। इथे कॉपी तुम्हाला स्पेसिमन कॉपी सुद्धा दिलेली आहे, ती पण तुम्ही बघू शकताय। त्यानंतर आपल्याला पुढचा पॉइंट घ्यायचा आहे, डिस्टिंक्शन बिटवीन प्रॉमिसरी नोट एंड बिल ऑफ एक्सचेंज। अभी हमने प्रॉमिसरी नोट भी देखे, बिल ऑफ एक्सचेंज भी देखा, तो दोनों के अंदर जो डिफरेंस है वो फर्स्टली हम स्टडी करेंगे। क्राइटेरिया के अंदर आपको एक पर्टिकुलर पॉइंट दिया है कि उस पॉइंट के अंदर कौन सा डिफरेंस आता है प्रॉमिसरी नोट और पार्टीज कितने होंगे, जो कि हमने फर्स्टली देखा है। पार्टीज के अंदर प्रॉमिसरी नोट में कौन रहता है, मेकर और प्रॉमिसर, जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, पेई और प्रॉमिसी। ओके, यहाँ पे बिल ऑफ एक्सचेंज में कितने पार्टीज रहते हैं, ड्रॉवर, ड्रॉवी और पेई। बहुत इजी है ध्यान में रखने के लिए, आपको आसानी से आ सकता है क्योंकि हमने डिटेल में स्टडी किया है इसका। नेचर ऑफ पेमेंट किस तरह का, इट कंटेन्स एन अनकंडीशनल प्रॉमिस टू पे, इट कंटेन्स एन अनकंडीशनल ऑर्डर टू पे। यहाँ पे ऑर्डर दी जाती है यानी कमांड दिया जाता है। ओके ना, यहाँ पे प्रॉमिस दिया जाता है। प्रॉमिसरी नोट है तो ऑब्वियसली प्रॉमिस दिया जाएगा। एक्सेप्टेंस किस तरह का, इट इज पेएबल बाय पर्सन हु मेक्स इट, देयरफॉर नो एक्सेप्टेंस इज नेसेसरी। प्रॉमिसरी नोट के अंदर जो भी पेमेंट किया जाएगा, पेएबल बाय पर्सन हु मेक्स इट, जो बना रहा है उसके ऊपर डिपेंड है, वो बनाता है। एक्सेप्टेंस की जरूरत नहीं है यहाँ पे, वो प्रॉमिसरी नोट बनाएगा। यहाँ पे बिल ऑफ एक्सचेंज में इट इज पेएबल बाय द अदर पर्सन डायरेक्टेड, कोई एक थर्ड पार्टी के बाय ऑर्डर हम लोग क्या करते हैं, वो पेमेंट करते हैं। देयरफॉर इट शुड बी प्रेजेंटेड टू द ड्रॉवी फॉर एक्सेप्टेंस। ड्रॉवी ने ये एक्सेप्टेंस देना बहुत जरूरी है। यहाँ पे ड्रॉवर कौन है, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि ड्रॉवी का एक्सेप्टेंस अगर है, इट शुड बी प्रेजेंटेड टू द ड्रॉवी फॉर एक्सेप्टेंस, इट मे बी एक्सेप्टेड कंडीशनली। बिल ऑफ एक्सचेंज कैसा है, कंडीशनली एक्सेप्टेड है। जैसे कि मैंने आपको एक स्पेसिमन कॉपी में बताया था कि ए पार्टी बी पार्टी को क्या कर रही है, बाय ऑर्डर 10,000 रुपीज प्रोवाइड करती है। तो 10,000 ही करना है, ये क्या है, एक्सेप्टेंस है। इट शुड बी प्रेजेंटेड टू द ड्रॉवी फॉर एक्सेप्टेंस, इट मे बी एक्सेप्टेड कंडीशनली। अभी ये 10,000 ए अगर बी को दे रहा है तो कंडीशनली एक्सेप्टेड है, क्यों, क्योंकि 10,000 रिलेटेड मटेरियल आपने उनसे लिया है, तो उसके बदले में आपको बिल देना है। तो बिल किस तरह का होगा, यहाँ पे एक्सेप्टेंस का होना जरूरी है, और इट कैन बी एक्सेप्टेड बाय कंडीशनली। ओके, लायबिलिटी क्या है,
The maker of the promissory note is primarily and absolutely liable to pay. Promisor stands in the immediate relation to the pay. यहाँ पे promisor का relation किसके पास किसके साथ रहता है? Pay के साथ रहता है. Maker of a bill of exchange is secondarily and conditionally liable to pay. यहाँ पे bill of exchange के अंदर जो हमने डायग्राम देखी, डायग्राम के अंदर हमने देखा कि sometimes we can use our the pay. म्हणजे प्रत्येक वेळी कंडिशन कशी आहे त्यावर डिपेंड आहे की पे तुम्ही यूज करणार आहात किंवा नाही. थर्ड पार्टी इथे यूज करणार की नाही बिल ऑफ एक्सचेंज मध्ये. सो ही बिकम्स लायबल ओनली व्हेन द ड्रॉवी रिफ्यूजेस टू ऑनर द बिल. अगर ड्रॉवी रिफ्यूज करता है, इनकार करता है बिल के लिए, तो ही हम लोग पे का यूज कर सकते हैं थर्ड पार्टी का. ड्रॉवर स्टैंड्स इन इमीडिएट रिलेशन टू द ड्रॉवी और एक्सेप्टर एंड नॉट द पे. यहाँ पे ये जो ड्रॉवर है यानी मिस्टर एक्स मैंने आपको बताया था जो स्पेसिमेन कॉपी हमने देखी, तो मिस्टर एक्स ए क्या कर रहा है, मिस्टर एक्स को अगर ऑर्डर बाय ऑर्डर क्या कर रहा है, पेमेंट कर रहा है, तो ये ड्रॉवर यानी मिस्टर एक्स किसके साथ रिलेशन बनाएगा, ड्रॉवी ए के साथ रिलेशन बनाएगा, ना कि वो पे के साथ रिलेशन बनाएगा. ये प्रॉमिसरी नोट के अंदर डायरेक्टली रिलेशन किसके साथ बनता है, पे के साथ बनता है. इज दैट क्लियर? नोटिस किस तरह की दी जाती है? इन केस द नोटिस डिसऑनर, नो नोटिस ऑफ डिसऑनर इज नेसेसरी टू द मेकर. अगर कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा है इस नोट को, तो इसके लिए जो मेकर है उसे कोई नोटिस नहीं दी जाती. समझे ना? डिसऑनर है तो यहाँ पे कोई भी नोटिस दी नहीं जाएगी. यहाँ पे बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर क्या है, डिसऑनर करना मतलब क्या है, अनादर करना. तो इस तरह से अगर आपने बिल्कुल डिसऑनर किया तो नोटिस नहीं दी जाती. नोटिस ऑफ डिसऑनर मस्ट बी गिवन टू ऑल द पार्टीज लायबल ऑन द बिल. यहाँ पे जब भी बिल बनाया जाता है तो हर एक पार्टी के लिए नोटिस दी जाती है. अगर आप डिसऑनर कर रहे हैं उसका, बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्टेड नहीं है, तो उसके लिए नोटिस दी जाएगी. अभी इसका एक मैं आपको एक जॉयफुल एग्जांपल देती हूँ. बहुत बार हम लड़की देखने जाते हैं. लड़की देखने के बाद हम लोग को डायरेक्टली रिस्पॉन्स नहीं देते कभी भी, कि घर जाने के बाद बताते. अभी उल्टा भी चल रहा है, लड़का देखने भी जाते हैं तो बहुत बार डायरेक्टली ऑन द स्पॉट रिस्पॉन्स नहीं दिया जाता. बोलते 2-3 दिन बाद हम रिप्लाई करेंगे. अभी रिप्लाई अगर 2-3 दिन बाद भी नहीं आया तो हम जानबूझ के उस पार्टी को पूछते नहीं कॉल करके कि आपका रिप्लाई क्या है. हम इनडायरेक्टली क्या कर लेते, एक्सेप्ट कर लेते कि उन्होंने उस प्रपोजल को इनकार कर दिया है, डिसऑनर कर दिया है, उन्हें ये रिश्ता मंजूर नहीं है. तो इसके लिए कोई नोटिस देने की जरूरत है नहीं. वो लोग कुछ लेटर लिख के बताते क्या हमें आपका लड़का पसंद नहीं है या आपकी लड़की पसंद नहीं है, नहीं ना. यहाँ पे नोटिस की जरूरत ही नहीं रहती. तो उस तरह से ये प्रोमिसरी नोट रहती है. इज दैट क्लियर? यहाँ पे नहीं है. बिल ऑफ एक्सचेंज जब भी पास होता है तो यहाँ पे हर पार्टी के लिए लायबल पार्टी जो है उस बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर हर एक को नोटिस दी जाती है. इज दैट क्लियर ना? एच एंड एवरी जो भी आपका मूवमेंट है बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर, जो भी प्रोविजन है उस हर एक चीज के लिए नोटिस दी जाएगी. मेकर एज अ पे. अभी प्रोमिसरी नोट के अंदर क्या है, अ नोट कैन नॉट बी मेड पेएबल टू द मेकर. मेकर के थ्रू पेएबल नहीं किया जाता है, ये जो मनी ट्रांसफर किया जाता है. यहाँ पे क्या है, द ड्रॉवर एंड द पे मे बी वन एंड द सेम पर्सन. यहाँ पे जो पेमेंट लिया जाता है ना, कभी कभी ड्रॉवर खुद भी लेता है या पे के थ्रू लेता है, तो समटाइम्स ड्रॉवर ही पेमेंट लेता है, रिसीव करता है. सो यहाँ पे इट मे बी वन एंड द सेम पर्सन. ओके, यहाँ तक समझा है? ओके, नेक्स्ट थिंग इज दैट चेक्स इज वेरी इंटरेस्टिंग. अभी चेक के बारे में जानने से पहले हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज है, आपको मनी कैश में लेना है या आपके अकाउंट में जमा करना है, तो ये किस चीज पे डिपेंड करता है. आपको चेक मिला है ना, बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन ऑन अ स्पेसिफाइड बँकर. कौन से बँक का चेक मिला आहे, तो बिल ऑफ एक्सचेंज जो भी मैंने ज्याला आपण पावती बनवणं म्हणतो जनरल याच्यामध्ये मी सांगितलं इनवॉइस, तसं हे जर बिझनेस रिलेटेड बिल आहे तुमचं बनलेलं आणि ती अमाऊंट तुम्हाला द्यायची असेल तर ती स्पेसिफिक एका बँकेमधून घेतली जाते. बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन ऑन अ स्पेसिफाइड बँकर and not expressed to be payable otherwise than on demand, and it includes the electronic image.
अभी इसमें क्या बताया है कि इट कैनॉट एक्सप्रेस टू बी पेएबल अदरवाइज देन ऑन डिमांड। जब तक आप डिमांड नहीं करोगे तब तक ये चेक कैश में नहीं मिलता या ट्रांसफर नहीं होते मनी। सो इट इंक्लूड्स द इलेक्ट्रॉनिक इमेज ऑफ अ ट्रंकेटेड चेक एंड चेक इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। इसके लिए उन्होंने एक प्रोविजन की है कि डिमांड है, किस तरह की डिमांड है, आपको कैश तो चाहिए चेक के थ्रू, चेक में मैंने अमाउंट डाल दिए, सर्टन अमाउंट है, उस अमाउंट को अगर मुझे क्या करना, अडॉप्ट करना है, तो इसके लिए उसके अंदर एक प्रोविजन दी जाती है कि उस इलेक्ट्रॉनिक इमेज उसकी एक रहती है। तो वो इमेज किस तरह की रहती है, उसमें हम लोग जब टाइप्स देखेंगे ना तब आपको पता चलेगा कि चेक में कितना टाइप के रहते हैं। तो उसके उसके थ्रू हम लोग उस इमेज को समझ सकते हैं, डिमांड को समझ सकते हैं कि जिसने भी ये चेक बैंक में डाला है तो उसकी डिमांड किस तरह की है, उसे क्या करना है, डायरेक्टली अकाउंट में पैसे जमा करने या कैश में पेमेंट चाहिए या किसी और के लिए वो ट्रांसफर करने हैं। ओके ना? सो लेट्स सी नेक्स्ट थिंग, essentials of check. Let us see. अभी इसेंशियल्स देखते वक्त हमें फर्स्ट थिंग देखनी है रिक्विजिट्स ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। यानी कि यहाँ पे बिल है मतलब क्या है कि हम मनी ट्रांसफर कर रहे हैं, ड्रॉन अपॉन अ specified banker, payable on demand, no stamp, no acceptance and payable to bearer. ओके, तो बियरर का भी मैं आपको बताऊंगी किस तरह से किया जाएगा। अभी यहाँ पे as check is a bill of exchange, it must contain the essentials of bill of exchange. जो essentials हमने bill of exchange के स्टडी किए सेम आज सिमिलर तुम्हाला काय करावं लागेल, चेकचे सुद्धा असणार आहे। मग त्यामध्ये त्यांनी एक्सेसिव्ह जे दिलेलं आहे, जे बिल ऑफ एक्सचेंज मध्ये जे इसेन्शियल आहेत ते तर सेम असणारच आहेत, प्लस त्यामध्ये ऍडिशनल कुठल्या गोष्टी असतील, ड्रॉन ऑन अ स्पेसिफाइड बैंकर। यहाँ पे क्या है कि ड्रॉवी इन केस ऑफ चेक इज ऑलवेज अ स्पेसिफाइड बैंकर। यहाँ पे स्पेसिफाई किया जाएगा कि कौन सी बैंक है, ड्रॉवी इन केस ऑफ चेक। यानी कि ड्रॉवी कौन था आपका, ड्रॉवी कौन था, ए था। हमने जो स्पेसिमन कॉपी बिल ऑफ एक्सचेंज की देखी ना, तो स्पेसिफाइड बैंकर यानी कि उसका कौन से अकाउंट इसमें अकाउंट है। देखो हम लोग वापस यहाँ पे जाते हैं, ड्रॉवी कौन है, ये है स्पेसिफाइड बैंक का नेम उस पे रहेगा उस चेक पे। ओके ना? नेक्स्ट, पेबल ऑन डिमांड। चेक इज ऑलवेज पेबल ऑन डिमांड। ऐसे तो नहीं ना चेक बना के रखा है घर में और डायरेक्टली अकाउंट में पे आपकी कैश जमा हो गई, ऐसा तो नहीं होता है ना। एज पर योर डिमांड आप जब भी जाओगे उसके लिए कुछ डेट भी दी जाती है कि लास्ट ने डेट तक आप इसको यूज करते हैं। कभी कभी ब्लैंक डेट पे ही रहते कि आपको जब चाहिए पैसे निकाल लो। तो यहाँ पे नेसेसरी नहीं कि आप उसमें नो स्टैम्प, चेक डज नॉट रिक्वायर अ स्टैम्प। ओके, स्टैम्प की भी जरूरत नहीं है यहाँ पे। एक्सेप्टेंस में दिया नो एक्सेप्टेंस इज नेसेसरी बाय द ड्रॉ बिफोर द डिमांड फॉर पेमेंट। यानी कि यहाँ पे जो ड्रॉवी है आपका तो उसका बिफोर द डिमांड वो क्या नहीं करता, एक्सेप्टेंस नहीं देता है। पेबल टू बियरर, अ चेक कैन मेड पेबल टू बियरर। अभी बियरर कौन रहता है, देखो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। अभी लेट अस सी, यहाँ पे अगर आपका आपने आपका नाम क्या है, अगर मेरा नाम लिखो यहाँ पे भोसले मैडम है। ओके, भोसले मैडम ने एक स्टूडेंट है आपका FYBMS का एक स्टूडेंट है, उसके नाम पे एक चेक बना दिया। ओके, चेक बनाते वक्त यहाँ पे एक और चीज रहती है, अभी मेरे पास स्पेसिमन कॉपी नहीं इसकी एक बनाई हुई, यहाँ पे एक ब्रैकेट में बियरर दिया जाता है। ये चेक जब भी मैं इस पर्सन को देती हूँ तो इस पर्सन का अकाउंट है HDFC बैंक में, बराबर है। HDFC बैंक में अकाउंट है। अगर ये पर्सन से वो चेक गुम हो गया, FYBMS का एक स्टूडेंट है, उसके हाथ से ये गुम हो गया, वो किसी और के हाथ में गया, दैट इज कॉल्ड बियरर। ये भी अगर बैंक में जाता है तो इसे भी उस ये जो अमाउंट लिख कर दिए 1000 या 10,000 वो भी ले सकता है। इज दॅट क्लिअर? बियरर कोण आहे समजलं? म्हणजे इथे ब्रॅकेट मध्ये असतं, बरोबर? मग तुम्ही इथे ब्रॅकेट मधलं बियरर जर कॅन्सल केलं
आणि ओनली मला मी ज्या भोसले मॅडमला फक्त FY BMS चे त्या स्टूडेंटलाच पैसे द्यायचे, मग मी त्याच्यावर काट मारली BRR। अभी चेक के अंदर जो BRR लिखा था ना, वहां पे काट मार दी, तो वो गुम भी हो जाता है, तो किसी और को पैसे नहीं, कोई और वो पैसे नहीं निकाल सकता। मैंने उसी स्टूडेंट के नाम से वो चेक बनाया और उससे ही वो कैश मिलेगी। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट थिंग इज दैट अभी हम लोग जो स्टडी कर रहे हैं ना, उसके अंदर आपको टाइप्स भी स्टडी करने हैं, यानी कि चेक के जो टाइप्स दिए ना, तो वो मैं बताते वक्त एक बार आपको वापस इस डायग्राम पे लाऊंगी। अभी आपको टाइप्स में दिया है कि बियरर चेक और क्रॉस चेक। बियरर चेक तो आपको समझ में आया किस तरह का रहेगा। क्रॉस चेक के अंदर उन्होंने बताया क्रॉसिंग ऑफ चेक इज ड्रॉइंग टू पैरेलल ट्रांसवर्स लाइंस ऑन द टॉप लेफ्ट हैंड corner of the check and with or without words written within it. In this check, the payment is made only to the banker so that the party who receives the payment of the check can be easily traced. अभी जनरल क्रॉसिंग किस तरह की है, जैसे मैंने आपको चेक की स्पेसिमेन कॉपी बताई ना ऊपर, अभी आप ये पहले देख लो कि यहाँ पे जो क्रॉसिंग दिए ना कि ये एंड को है, नॉट निगोशिएबल है, एंड को नॉट निगोशिएबल है, तो ये लास्ट वाला कॉलम जो है वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। ये तीनों कॉलम जो है उसका मीनिंग मैं अभी आपको बताऊंगी कि जनरल क्रॉसिंग किस तरह से हो जाती है। ओके, अभी फर्स्ट जो क्रॉसिंग है वो किस तरह से दी जाएगी। अभी आपका ये चेक है, देखो चेक के अंदर आप यहाँ पे ऐसी ब्लैंक 2 लाइंस दिए आपने। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि अगर आपका अकाउंट भी है, अगर यहाँ पे भोसले मैडम ने वो चेक लिख कर दिया है एक स्टूडेंट के लिए, तो स्टूडेंट का जो अकाउंट है डायरेक्टली उसके अकाउंट में वो अमाउंट जमा हो जाएगी, ना कि वो कैश में मिलेगी उसे। समझ में आ रहा है? ब्लैंक जो 2 लाइंस रहेंगे उसका मीनिंग क्या है। ओके, नाउ लेट्स सी सेकंड थिंग। एंड को भी सेम एज इट इज है। एंड को लिखा है, इसका मतलब कंपनी वगैरह नहीं है। एंड को और ब्लैंक अगर ऐसे 2 लाइन से, इसका मतलब आपके अकाउंट में पैसे जमा होंगे। आपका अकाउंट कौन सा आपने उस पे मेंशन करना है, आपका अकाउंट जिस बैंक का है उस अकाउंट का नंबर आपको लिखना है आगे, और उस अकाउंट में आप क्या कर सकते हैं, पैसे जमा कर सकते हैं। अभी नॉट निगोशिएबल और निगोशिएबल, इसका मीनिंग मैं आपको बताती हूँ। सपोज आप भोसले मैडम ने क्या कर दिया, यहाँ पे सी हियर डायग्राम। अभी यहाँ पे मैं हूँ, मैंने चेक लिख दिया। ए पार्टी कौन है, यहाँ पे एक BMS का स्टूडेंट है जिसके नाम पे मैंने चेक बनवा दिया 1000 रुपीज का, बराबर है। 1000 रुपीज का चेक देने के बाद उसने वो चेक ट्रांसफर किया, ट्रांसफरेबल है ये, बराबर है ना। तो ट्रांसफरेबल ए ने, ये पार्टी है, ये एक स्टूडेंट BMS का यानी ए पार्टी। ए ने क्या कर दिया, एक IT के स्टूडेंट को, सेकेंड पार्टी को वो ट्रांसफर कर दिया, उससे कुछ लिया होगा तो उसके बदले में उसने क्या कर दिया, एक जीरो, सॉरी उसने वो चेक ए पार्टी ने किसको दिया, बी को दिया, जीरो नहीं ऐड किया, 1000 का चेक दिया। अभी बी पार्टी को जरूरत पड़ी कि वो चेक ट्रांसफर किया जाए सी पार्टी को। सी पार्टी को उसे 10,000 देने थे, उसके पास 1000 का चेक था, उसने फ्रॉड किया बी पार्टी ने। बी पार्टी ने फ्रॉड कौन सा किया, 1000 के आगे एक जीरो लगा दिया और बी पार्टी को सेंड किया। बी पार्टी ने फिर वापस वो चेक यूज किया और सी पार्टी को दिया। बी पार्टी ने सी को फ्रॉड करके दिया, सी ने अगेन वो डी को दिया, इस तरह से वो ई तक ट्रांसफर हुआ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो डॉक्यूमेंट चेक है वो ट्रांसफरेबल है निगोशिएबल में। निगोशिएबल में ये जब ट्रांसफर होता गया तो फाइनली ई ने क्या कर दिया, अकाउंट में डाल दिया, बैंक में डाल दिया। तो उसके अकाउंट में जब पैसे मिले तो ये फ्रॉड हुआ, क्योंकि एक के अकाउंट से कितने पैसे गए, यहाँ पे जो मैडम ने चेक दिया था एक स्टूडेंट को, उसके अकाउंट में 1000 रुपीज थे, वो चेक उसने किसको दिया,
बी को, बी ने क्या कर दिया 1 0 ऐड करके सी को दिया, सी ने डी को, डी ने ई को, और ई ने फाइनली वो कैश निकालने की कोशिश की। तब फ्रॉड ध्यान में आया कि एक के अकाउंट से 10,000 जा रहे हैं, तो किस तरह से जा रहे हैं। तो यहाँ पे फिर फ्रॉड पार्टी जो है दैट इज कॉल्ड टाइटल पार्टी। तो किस पे क्लेम किया जाएगा, यहाँ पे ना कि सी डी ई पे क्लेम किया जाएगा। यहाँ पे कौन सी पार्टी पे किया जाएगा, बी पार्टी पे क्लेम किया जाएगा, क्योंकि बी ने फ्रॉड करके वो आगे ट्रांसफर हो रहा है चेक। इनका काम था कि इन्होंने चेक करना था, ये जो पार्टीज है उन्होंने विदाउट चेकिंग क्या किया, वो ट्रांसफर करते गए, और फाइनली जब वो बैंक से ए के अकाउंट से जब क्या हुआ कि 10,000 गए, तब ये फ्रॉड बाहर आया। तो यहाँ पे एक्शन किस पे ली जाएगी, बी ने, जिसने फ्रॉड किया है, ना कि सी डी ई पे। ए जो है वो क्लेम किस पे करेगा, बी पे करेगा। इज दैट क्लियर। और नॉट निगोशिएबल, ये जो जनरल सॉरी ये जो नॉट निगोशिएबल है, अभी आप समझोगे कि इसके अपोजिट है। निगोशिएबल में जैसे मैंने बताया ट्रांसफरेबल है ये चेक, एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाता है, तो आपको लगेगा कि नॉट निगोशिएबल में ये ट्रांसफरेबल नहीं होगा। तो ऐसा नहीं है। जब ये पार्टी मतलब मैडम ने जब ये चेक ए को दिया 1,000 रुपीज का, ओके, और जैसे मैंने बताया कि बी ने फ्रॉड करके एक 0 ऐड करके ई तक ट्रांसफर किया, तो सेम कंडीशन नॉट निगोशिएबल चेक में भी रहेगी। जो हमने देखा ना यहाँ पे क्रॉस लाइन डाल के उसके अंदर आपने नॉट निगोशिएबल लिखा है। तो अभी यहाँ पे क्लेम किस पे किया जाएगा, ये देखना है। निगोशिएबल में हमने टाइटल पार्टी जो थी बी से फ्रॉड स्टार्ट हुआ था, तो बी का फ्रॉड था, बी पे एक्शन ली गई। नॉट निगोशिएबल में क्या किया जाएगा कि बी ने तो फ्रॉड किया, लेकिन सी डी ई ने विदाउट चेकिंग वो क्या किया, एक्सचेंज करते गए, ट्रांसफर करते गए। सो ये ऑल पार्टीज पे क्लेम किया जाएगा नॉट निगोशिएबल में। तो जब नॉट निगोशिएबल रहता है तो हर पार्टी की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये चेक करके ही चेक को ट्रांसफर करना है। इज दैट क्लियर, समझ में आ रहा है टाइप्स ऑफ चेक्स। और अभी यहाँ पे आपको स्पेशल क्रॉसिंग का बताया। स्पेशल क्रॉसिंग के अंदर क्या है, स्पेशल क्रॉसिंग के अंदर उन्होंने स्पेसिफिक एक बैंक का नाम दिया जाएगा कि ये जो चेक है वो कहाँ पे आपको कैश कहाँ जमा होगी, बैंक ऑफ इंडिया। इसमें आप सैलरी अकाउंट भी जैसे कि मेंशन किया जाए, तो हम क्या करते हैं कि सैलरी का अकाउंट कहाँ से निकलवाना है तो स्पेसिफाई किया जाता है, बैंक ऑफ इंडिया, चेक दिया जाता है आपको। वैसे यहाँ पे है, यहाँ पे स्पेसिफिक बैंक है, नॉट निगोशिएबल है। मतलब क्या है कि ये चेक आप क्या नहीं कर सकते, ट्रांसफर तो कर सकते हैं लेकिन विदाउट चेकिंग नहीं करना है। जैसे मैंने निगोशिएबल और नॉट निगोशिएबल का मीनिंग बताया। अभी यहाँ पे अकाउंट पे जो है, अकाउंट पे के अंदर भी ट्रांसफर किया जाता है, जैसे कि ए के थ्रू बी, बी के थ्रू सी। तो अकाउंट पे ओनली में क्या किया जाता है कि ए के थ्रू बी को ट्रांसफर किया जाएगा, बी के थ्रू सी को नहीं ट्रांसफर कर सकते रेस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग के अंदर। ये अकाउंट पे जो है वो चेंज होते जाएंगे, ए से बी, बी से सी हो सकता है, लेकिन अकाउंट पे ओनली में, सॉरी अकाउंट पे ओनली में क्या होगा कि ए से बी को ही ट्रांसफर किया जाएगा। ओके ना, समझ में आ रहा है यहाँ तक। इन दिस केस द प्रोसेस आर टू बी क्रेडिटेड टू द अकाउंट ऑफ पे ओनली। चेक्स ऑफ दिस काइंड्स आर निगोशिएबल। निगोशिएबल मतलब किस तरह से क्लेम किया जाता है, जहाँ पे फ्रॉड हुआ है उसी पार्टी पे क्या किया जाता है, टाइटल पार्टी पे क्लेम किया जाता है। समझ में आया ना यहाँ तक। तो हम लोग आज के लिए यहाँ तक रुकते हैं कि आगे का लेना है। हम लोग इतना एक डिफरेंस देख लेते हैं, चेक और बिल ऑफ एक्सचेंज, उसके बाद रुकते हैं। ओके, सो लेट्स सी, आपको समझ में आया ही होगा। मैंने बहुत डिस्क्रिप्टिव आपको बताया, जिसकी वजह से आपको ये रिटर्न डॉक्यूमेंट जो है, चेक का है, प्रॉमिसरी नोट का है, बिल ऑफ एक्सचेंज का है, उसमें पार्टीज कितने होंगे, किस तरह से ट्रांसफर किया जाएगा, ये सब आपको स्पेसिमेन कॉपी के थ्रू भी बताया है। सो आपको डिफरेंस तो आसानी से आएगा ही। सी चेक एंड बिल ऑफ एक्सचेंज। ड्रॉवी क्या कहता है, चेक में है ओनली बैंकर कैन बी अ ड्रॉवी। यहाँ पे ड्रॉवी कौन है, बैंकर है।
यहाँ पे बिल ऑफ एक्सचेंज में एनी वन कैन बी अ ड्रॉवी इंक्लूडिंग अ बैंकर, बैंकर भी हो सकता है और कोई अदर पर्सन भी बिल ऑफ एक्सचेंज में हो सकता है ड्रॉवी। ओके ना, ड्रॉवी मतलब पे करने वाला, पेबल। ओके ना, जैसे ए पेबल था, एक्स पार्टी क्या थी, ड्रॉवर थी। ओके ना, सो एक्सेप्टेंस में क्या आता है, चेक रिक्वायर्स नो एक्सेप्टेंस। यहाँ पे चेक में एक्सेप्टेंस की जरूरत नहीं है, आप चेक लिख कर दे सकते हैं, सामने वाली पार्टी का एक्सेप्टेंस हो या ना हो। इट मस्ट बी प्रेजेंटेड फॉर एक्सेप्टेंस, ड्रॉवी इज लायबल ओनली आफ्टर हिज एक्सेप्टेंस। जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज है तो वो एक्सेप्टेड होना जरूरी है, कितने का बिल बना रहे हैं, कितना कैश मनी ट्रांसफर हो रहा है, ये तो देखना जरूरी है ड्रॉवी के लिए। सो ड्रॉवी इज लायबल ओनली आफ्टर हिज एक्सेप्टेंस। पेमेंट पेबल ऑन डिमांड विदाउट एनी डेज ऑफ ग्रेस, यानी कि ग्रेस नहीं दी जाती, इट विल बी पेबल ऑन डिमांड। एंड बिल ऑफ एक्सचेंज बिल इज नॉर्मली इंटाइटल्ड टू 3 days ऑफ ग्रेस आफ्टर मैच्योरिटी। यहाँ पे 3 दिन की एक्स्ट्रा आपको ग्रेस दी जाती है, अनलेस पेबल ऑन डिमांड। ओके, प्रेजेंटमेंट किस तरह का है, नॉट प्रेजेंटेड टू द बैंकर फॉर पेमेंट, इट डज नॉट डिस्चार्ज द ड्रॉवर अनलेस ही सफर्स इंजरी और डैमेजेस। If not presented to the banker for payment, it does not discharge the drawer unless he suffers injury or damages. मतलब अगर डैमेज है, कोई भी आपको इंजुरी है, तो आप क्या नहीं कर सकते, बैंकर को, बैंकर जो है आपको पेमेंट नहीं दे सकता अगर आपने वो प्रेजेंट नहीं किया चेक। आपको इंजुरी भी है, कुछ भी है, तो भी आपको प्रेजेंट करना पड़ता है। चेक नहीं दिखा रहे, आप बोल रहे हैं कि मुझे प्रॉब्लम था इसके लिए नहीं हो रहा, तो ऐसे नहीं चलेगा। ड्रॉवर इज डिस्चार्ज इफ बिल इज नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट टू द एक्सेप्टर। ड्रॉवर डिस्चार्ज कर सकता है यहाँ पे अगर बिल प्रेजेंट भी नहीं किया फॉर पेमेंट टू द एक्सेप्टर। एक्सेप्टर के सामने आपने क्या नहीं किया, कि वो प्रेजेंट नहीं किया, तो भी ड्रॉवर क्या कर सकता है, डिस्चार्ज कर सकता है। ओके ना, सो यहाँ पे नोटिस, इन केस ऑफ डिसऑनर नो नोटिस ऑफ डिसऑनर इज नेसेसरी। जैसे मैंने आपको बताया कि कोई रिश्ता देखने जाते हैं तो वहाँ पे अगर आपको मंजूर नहीं तो उसके लिए कोई नोटिस देने की जरूरत नहीं। ये इसकी वजह से आपको ध्यान में रहेगा कि यहाँ पे नो नोटिस ऑफ डिसऑनर इज नेसेसरी इन चेक, एंड नोटिस ऑफ डिसऑनर इज टू बी गिवन टू ऑल पार्टीज। क्रॉसिंग में क्या है, चेक में बी क्रॉस, बिल ऑफ एक्सचेंज कैन नेवर बी क्रॉस। क्रॉस कैसे होता है, यहाँ पे मैंने बताया ना कि ट्रांसफर किया जाता है, उस तरह से बिल ऑफ एक्सचेंज का नहीं है। यहाँ पे सर्टन होते हैं दो पार्टीज। स्टैम्प में चेक्स रिक्वायर नो स्टैम्प, बिल मस्ट बी प्रॉपरली स्टैम्प। आपने 7 पॉइंट्स लिखे तो भी चलेगा। यहाँ तक हमने ये जो डिफरेंस देखा है, तो हमारा इतना पॉइंट्स यानी कि बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक, ये सब हुआ है। आपको ये स्पेशल क्रॉसिंग कैसा है, रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग कैसा है, ये भी मैंने आपको बताया। अभी हम नेक्स्ट इसमें क्या देखेंगे कि जो डिसऑनरिंग द चेक है, बैंक इज जस्टिफाइड इन डिसऑनरिंग द चेक, ये पॉइंट हम थोड़ा सा डीपली देखेंगे। तब तक के लिए हम यहाँ पे रुकते हैं। सो थैंक यू सो मच।